Hello students, I am Neeraj Kumar Singh from channel NSync classes. Today we will discuss about a chapter, the fundamental unit of life, cell for class 9. We will cover the topic in this video: history of the cell, cell diversities, prokaryotic cell, eukaryotic cell, structure of the cell wall, plasmolysis, cytoplasm, diffusion, osmosis, and cell membrane. Students, the fundamental unit of life, सेल. स्टूडेंट, सेल क्या है? जैसे कोई भी जीवित चीज़ है, उसका फंडामेंटल यूनिट यानी उसका इकाई क्या है? उसके लाइफ का इकाई है यूनिट. सो वी सेड दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आप किसी कमरे में हैं, तो कमरा जो बना हुआ है एक एक ईंट जोड़ के बना हुआ है. तो आप इससे समझ लेते हैं कि कमरा जो है उसका यूनिट क्या है? ब्रिक है. ठीक उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है. इसलिए कहा जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जब आपका बॉडी सेल से बना हुआ है तो आपका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे प्रोवाइड हुआ है? सेल से प्रोवाइड हुआ है. सो वी सेड दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड वी also said that functional unit of living organism is cell. चूँकि आप जानते हैं कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू. सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है. तो फाइनली आप वहीं पहुंचिएगा कि सेल जो है वही ऑर्गेनिज्म के लिए कार्य करता है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड का कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं. आप समझ गए होंगे क्योंकि सेल से ही ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना होता है और वही सेल ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है. इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का. द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना होता है और सबसे पहले इस सेल का खोज किया था और रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में. स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक साहब ने जो खोज किया था वो बार्क में किया था, ट्री के बार्क में किया था और उन्होंने पाया था कि उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था. और ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर को सेलुला कहा था. ये टर्म सेलुला है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम. ये लिटिल रूम की तरह दिखाई दिया था और इन्होंने इसको सेलुला से टर्म से नाम आया दिया सेल. तो सेल कैसा था? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था. कहाँ से आया था? बार्क ट्री से आया था. आप जानते हैं कि ट्री का जो बार्क होता है वो डेड सेल का बना होता है, वो डेड सेल है. तो आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो खोज किया था, जो डिस्कवरी किया था सेल का, वो डेड सेल का डिस्कवरी किया था. और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ का अलग अलग ब्रांच होता है स्टडी करने का. तो जिस ब्रांच में बायो का जिस ब्रांच में हम सेल का स्टडी कहते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी. यानी अगर आपको डिफिनीशन है साइटोलॉजी किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी. रॉबर्ट हुक साई ए हॉनीकॉम मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का स्ट्रक्चर देखा था
और किस में देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा। वो माइक्रोस्कोप सेल्फ मेड था, उन्होंने खुद का बनाया हुआ था और उसमें उसको देखा था। तो ये हनीकॉम स्ट्रक्चर आया था। और जैसे ये स्टूडेंट माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो बहुत सारे टीनी स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना आसान हो गया था। और ये जो रॉबर्ट हुक साहब ने जो हनीकॉम स्ट्रक्चर जो पाया बार्क ट्री में, जो डेड सेल था माइक्रोस्कोप का, ये अपना सारा अध्ययन को, सारा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पाया था उसको अपने एक बुक में लिखा था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, यानी माइक्रोग्राफिया में उन्होंने सारा डिटेल अपना ऑब्जर्वेशन कर रखा था। स्टूडेंट्स, अब हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी क्या है? यानी बायोलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि सेल बायोलॉजी क्या है, उसका क्या हिस्ट्री है। तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लेवेनहुक इन 1674 इन पोन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक साहब ने खोज किया था वो डेड सेल का खोज किया था, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल का खोज एंटोन वान लेवेनहुक ने 1674 में पोंड तालाब के पानी में किया था। उसके बाद खोज जारी रहा था, चूँकि वो इन्वेंशन हो चुका था माइक्रोस्कोप का, तो सभी लोग जुड़े हुए थे, वो कुछ न कुछ में खोज कर रहे थे। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, वो 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, सेल थ्योरी। ये कब हुआ था? 1838 से 1839 में। स्लाइडेन एंड स्वान, दो ये साइंटिस्ट थे दोनों ने अपना अपना थीसिस दिया, फिर दोनों ने कंबाइंड रूप से एक थ्योरी लेके आया जिसको कहा गया सेल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी दोनों ने बताया कि जितना भी लिविंग थिंग्स है, इट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, सभी लिविंग थिंग्स बने होते हैं सेल का। स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया गया, सेल थ्योरी और एक्सपेंड हुआ, फर्दर एक्सपेंड किया। उनका नाम था वर्च्यू। ये विशु जो थे वो इस काम को, इस सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो जितना सेल है वो सेल कहीं बाहर से नहीं आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसका साइज़ क्या होता है? शुरू में छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसका साइज़ बढ़ते जाता है। तो ये जो साइज बढ़ते जाता है, इट मीन्स कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ सेल्स कहीं और से नहीं आते हैं, वो पूर्व में जो सेल है उसी से नए सेल का फॉर्मेशन होता है और बॉडी ऑर्गेनिज्म का बढ़ते जाता है। उसके बाद फिर 1884 में स्ट्रसबर्गर आए और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो न्यूक्लियस में स्ट्रसबर्गर का कहना था कि न्यूक्लियस में हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए एक टर्म है हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल उसको कहते हैं जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और माता पिता का, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर को उसके ऑफ स्प्रिंग में ले जाना। तो जो मटेरियल जाता है उसी को कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल, और ये हेरिडिटी मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये स्ट्रसबर्गर साहब ने 1884 में बताया। ये बताया कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से उसके ऑफ स्प्रिंग में वो ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल डाइवर्सिटीज़, यानी सेल डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है विविधता, यानी सेल में भी बहुत सारा विविधता होता है। उसके साइज में विविधता होता है और उसके शेप में विविधता होता है, ठीक है। तो बहुत सारी विविधताएं होती है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ होता है।
इसी को कहते हैं सेल डाइवर्सिटीज। देखिए, डिफरेंस इन शेप, साइज, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डाइवर्सिटी। सेल डाइवर्सिटी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं कि डिफरेंट तरह का शेप होता है सेल का, उसका साइज होता है, उसका फंक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? सेल डाइवर्सिटी कहते हैं। और सेल का जो स्ट्रेंथ रेंज होता है, सेल का जो रेंज है वह होता है 1 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर। ये आप ध्यान से याद रखिएगा। सेल का जो साइज है, रेंज है 1 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर होता है। और जो जैसे आपको पता है सेल डायबिटीज के सबका शेप, साइज, फंक्शन अलग अलग होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कहाँ मिलता है? वो पीपीएलओ में मिलता है, प्लूरोन निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है जिसका माइकोप्लाज्म, गैलियोस्पेक्टिकम, ये सब स्मॉलेस्ट सेल हैं। उसके बाद लार्जेस्ट सेल कौन है? तो लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल आपको मिलता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के एग में सबसे बड़ा सेल मिलता है और उसका साइज जो होता है ऑस्ट्रिच एग का, वो 6 इंचेज होते हैं। और उसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो 15 सेंटीमीटर है इन डायमीटर। यानी ऑस्ट्रिच एग का जो सबसे बड़ा सेल उसमें पाया जाता है, उसका डायमीटर जो होता है 6 इंच होता है, या उसको सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 15 सेंटीमीटर होता है। और वेट लगभग 1.3 kg होता है। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि शेप जो होता है, सेल का जो शेप होता है उसके फंक्शन के हिसाब से उसका शेप होता है। ठीक है ना? ये शेप है, उसके फंक्शन के हिसाब से सेल का शेप होता है। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग उसका बॉडी है, अलग अलग उसका शेप है, अलग उसका शेप होने के कारण उसका सेल का शेप अलग है। तो इन ह्यूमन बॉडी में अगर कोई पूछा जाए आपसे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो है आरबीसी और प्लेटलेट। जैसे आप जानते हैं ब्लड के बारे में हम आगे चैप्टर में 10 क्लास में पढ़ेंगे कि ब्लड के बारे में, तो उसमें आपको बताया जाएगा। वो सीनियर क्लास के लिए आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सारा चीज़ बताया जाएगा। तो आप तत्काल ये याद रखिए कि ह्यूमन बॉडी में अगर सबसे छोटा सेल है तो आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स में है। और सबसे बड़ा सेल जो है वो नर्व सेल है। ये देखिए, ये नर्व सेल है, ये सबसे बड़ा सेल है। क्यों नर्व सेल सबसे बड़ा सेल है? जैसे कि हमने आपको बताया कि सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के हिसाब से होता है। तो नर्व सेल का काम है मैसेज कैरी करना, मैसेज वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाता है कैरी करके। तो इसलिए इसका जो शेप होता है और साइज होता है वो क्या होता है? एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। इसी कारण है कि इसका आपके बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है। सम ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर बॉडी एंड में हैव द काउंटलेस नंबर ऑफ सेल्स। जैसे हमने आपको बताया कि ये डाइवर्सिटीज है, बड़े बड़े भी ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म भी, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक सेल के बने हुए हैं, जिसको आप जानते हैं यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म मोर देन 1 सेल्स हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो उसका शेप अलग अलग होता है। तो जो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसमें नंबर ऑफ सेल इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको काउंट नहीं कहते, काउंटलेस बहुत ज़्यादा होता है, काउंटिंग हो ही नहीं सकता है। तो सम ऑर्गेनिज्म हैव द मल्टी सेलुलर बॉडी में हैव द काउंटलेस नंबर ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा सेल होता है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के लगभग जो सेल की संख्या है 100 ट्रिलियन है। ठीक है, 100 ट्रिलियन सेल होता है एक ह्यूमन बॉडी में। आप समझ ही लीजिए क्या ह्यूमन बॉडी में इसका सेल की संख्या 100 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एलिफेंट में एक ब्लू व्हेल है या फिर एक बनियान ट्री है, इस समय नंबर ऑफ सेल कितना होगा। स्टूडेंट्स, अब सेल के कितने प्रकार होते हैं? तो कोई भी टाइप्स है, तो टाइप्स को आप किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं तो बेस मानते हैं, बेस मान के उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन आप कीजिएगा। तो हम यहाँ सेल का को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को बेस मान के जब हम सेल को बांटते हैं,
क्लासिफाइड करते हैं सेल को, तो दो तरीके के होता है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोट सेल्स और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोट सेल। स्टूडेंट्स, यही डिफिनीशन छुपा हुआ है। जैसे बायो है, इसमें अगर 80% आप उसको डिफाइन कर सकते हैं टर्म को, जब उसका आप मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोट सेल में आप इसको ध्यान से देखिए तो दो टर्म इसमें जुड़ा हुआ, प्रो और कैरियन। यानी प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स होता है शुरुआत, शुरू में, फर्स्ट टाइम। और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी वैसा न्यूक्लियस जो शुरू में आया था सेल में, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट सेल। और यूकैरियोट मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यानी जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी दो टर्म है। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो दो तरीके का आता है। एक वो न्यूक्लियस होता है जिस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा होता है, और एक वो न्यूक्लियस होता है जिस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं चढ़ा होता है, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। तो प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यानी प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और देर न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, आर नॉट इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। यानी सेल के अंदर जो पाने वाले जाने वाले सबस्टांस होते हैं, जैसे क्रोमेटिन होता है, तो क्रोमेटिन जब आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट सेल है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो उसका जो न्यूक्लिक सब्सटेंस होगा वो ओपन है। इसमें कि क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उस पर क्रोमेटिन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस किसको कहते हैं? इट मीन्स a well developed nucleus with nuclear membrane, then it is called true nucleus. But in case of prokaryotic cell, lack of nuclear membrane, उसमें nuclear membrane नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। दे आर प्रिमिटिव, ये प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो फर्स्ट टाइम सेल में आया था, और ये इनकम्प्लीट सेल है। इनकम्प्लीट सेल क्यों है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। स्टूडेंट्स, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टीनी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो वो टीनी स्ट्रक्चर को हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है, ओनली राइबोसोम पाया जाता है। इसका प्रोकैरियोट सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब बारी है यूकैरियोटिक सेल, यानी जस्ट उसका लगभग उसका उल्टा समझिए। यूकैरियोट सेल है यानी यूकैरियोट सेल विच आर कम्प्लेक्स एंड देयर न्यूक्लिक मटेरियल इनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस है उसके पास वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहने का सेंस है कि उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, उसके न्यूक्लियोलस में, यानी न्यूक्लिक मटेरियल पूरी तरह इनक्लोज है। किसके अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। यूकैरियोट की सेल के पास डिफिनिट न्यूक्लियस है, ठीक है ना। डिप न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अगर आपको कंपैरिजन करने की बात आएगी तो उस समय आप दोनों को कंपैरिजन कर दीजिएगा। जैसे उसमें आपको बताया गया था कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और जितने तरह के सेल ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो गोल्जी बॉडी हो, चाहे राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारा चीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारा चीज़ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। और जितने भी प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं।
स्टूडेंट्स, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास जो न्यूक्लियस है क्या है, एडवांस न्यूक्लियस है, सब चीज़ से भरा हुआ सेल ऑर्गेनिल्स है उसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास जो सेल है वो कंप्लीट सेल है, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। इसमें सब वो सेल आते हैं, सब ऑर्गेनिज आते हैं जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के छोड़ के। इट यूजुअली लार्जर दैन प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि बार बार देखिए आपको हम कह रहे हैं कि आप जब कंपैरिजन करना होगा, तुलना करना होगा, कंपेयर करना होगा, तो उस समय क्या है ये सारे चीज़ आप लिख सकते हैं दो कॉलम बना करके। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो जनरली बड़ा होता है, लार्जर होता है प्रोकैरियोट सेल से। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्रोमोसोम एंड प्रोकैरियोट में क्या हमने आपको बताया था कि सिर्फ राइबोसोम होता है। यूकैरियोट सेल जो होता है वो क्रोमोसोम उसमें होता है और उसके पास 80s राइबोसोम्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है डिफ्यूजन, एक टर्म आ रहा है डिफ्यूजन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप केमिस्ट्री में भी इसको आप बार बार आपको आएगा डिफ्यूजन। आखिर डिफ्यूजन है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, सम सब्सटेंसेस लाइक मॉलिक्यूल्स, आयंस सच एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वाटर है और भी चीज़ें, कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, खुद होने वाला मूवमेंट है। किधर? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। यानी जो कंसंट्रेशन होता है वो उसका मूवमेंट होता है, स्वतः मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी चीज़ को कहते हैं डिफ्यूजन। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज ए पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन का एक पार्ट है। वाटर एल्सो फॉलो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। इट मीन्स वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्पॉन्टेनियस मूव करता है। ठीक है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और स्टूडेंट्स, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, इसको SPM भी कहते हैं। ये SPM मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और कुछ को नहीं करता है, कुछ सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने देता है, कुछ को नहीं जाने देता है। ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमेएबल के मेम्ब्रेन के आर पार वाटर मॉलिक्यूल्स का होना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। हम कह सकते हैं द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, जैसे हम आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज प्योरली मैकेनिकल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है? पूरी तरह से यांत्रिक डिफ्यूजन है, मैकेनिकल डिफ्यूजन है। अ प्रोसेस बाय विच सेल एब्जॉर्ब्ड वाटर विदाउट स्पेंडिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी ऑस्मोसिस ऐसा है प्रोसेस, ये मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें वाटर एब्जॉर्ब करता है, सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसको एब्जॉर्ब करने में उसको कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। ये जो है ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब सेल का अध्ययन करना है तो सेल किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे सेल डाइवर्सिटीज़ में पूरी तरह से क्लासिफिकेशन क्या है। अभी आप ये इतना ही समझिए कि किसी भी चीज़ को आप जब
क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो क्लासिफिकेशन इजी करने के लिए, स्टडी को इजी करने के लिए हम क्लासिफाइड करते हैं। तो सेल को भी हम क्लासिफाइड करते हैं 3 पार्ट में। जैसे मान लिया कि ये सेल है, देखिए ये सेल है, तो इसको 3 पार्ट में हम क्लासिफाई कर देते हैं। एक जो आउटर कवरिंग है, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर जेली सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल को 3 पार्ट में हम अब बांट देते हैं, ठीक है ना। एक है सेल मेम्ब्रेन जो आपको बार बार दिखाई देता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसके डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके नीचे जो जेली स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये देखिए, ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का हिस्ट्री, सारा चीज पढ़ेंगे। इसलिए देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और देखिए जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या आउटर मोस्ट पार्ट है, सेल का सबसे बाहर का पार्ट है, ठीक है ना। और इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल इन विच प्रोटोप्लाज्म लाई। और इसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। आपसे पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखिए बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसके लिए बहुत लोग ने अपना अपना मॉडल पेश किया, ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और बेटर मॉडल जो माना गया, बेस्ट मॉडल, वो माना गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। बहुत लोगों ने दिया अपना अपना मॉडल, लेकिन सबसे बढ़िया मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, और इसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ का बना होता है। एक है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन, और कुछ अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। देखिए उन्होंने ये मॉडल दिया था, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये दिखाई दे रहा है, ये आपका ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या ये शो कर रहा है कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो इंडिकेट किया जा रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है इसके अंदर, ये मॉडल है। और ये आपको अपर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा 11-12 क्लास में। चूँकि आपको यहीं तक पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन तक, तो आप यहीं तक इतना ही जानिए अभी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है लिपिड, प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। स्टूडेंट्स, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसका, सेल का, विच इज लिविंग इन नेचर। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना हुआ है तो सेल का सारा पार्ट वो लिविंग है, ऐसा नहीं है। डेड थिंग्स भी पाए जाते हैं सेल के अंदर, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो लिविंग इन नेचर, वो लिविंग है। और ये क्या होता है, इट इज़ थिन, ये पतला है, डेलिकेट है, कोमल है, इलास्टिक है इन नेचर। यही कारण है ना स्टूडेंट्स, आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे क्या, अमीबा जैसे देखते हैं कि वो स्यूडोपोडिया का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इलास्टिक होता है, वो थिन होता है, और जो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में उसको मदद करता है। और इट इज़ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसपीएम है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। जैसा कि आपको हमने बताया था, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे देख लीजिए ये आप मान लीजिए क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें बहुत, इसके सेल मेम्ब्रेन में चूँकि ये डबल लेयर होता है स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर होता है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। देखिए होल्स होते हैं, बहुत छोटा छोटा सेल मेम्ब्रेन में होल होता है, और ये होल परमिट करता है
अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को अंदर आने के लिए, कुछ सब्सटेंस को अंदर आने के लिए अलाउ करता है और कुछ को नहीं करता है। अब किसको नहीं करता है आपको पता है, किसको नहीं करता है? जो बड़ा साइज का मॉलिक्यूल्स है उसको अलाउ नहीं करता है अंदर आने के लिए, छोटे मॉलिक्यूल्स को आने देता है, या फिर कुछ सब्सटेंस को बाहर जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता है। छोटे सब्सटेंस को बाहर जाने देता है, बड़ा को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, अब इसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये सेल को शेप देता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, चूँकि कहीं भी आप स्ट्रक्चर पढ़िएगा और जो आउटर मोस्ट लेयर होगा उसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन। तो ये सेल का आउटर मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या देता है हमको? प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्शन देता है, यानी इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेल। और ये रेगुलेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा। तो इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। सेल से कौन सब्सटेंस बाहर जाएगा, कौन इंटर करेगा, ये रेगुलेशन, ये काम सेल करता है। और इट हेल्प्स इन द फूड टेकिंग द फूड मटेरियल, जैसा कि हमने आपको बताया था अमीबा के केस में, वो सीडोपोडिया का निर्माण करता है। तो वो निर्माण चूँकि आउटर मोस्ट कवरिंग से होता है, और तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करता है इनटेक ऑफ फूड मटेरियल को पकड़ने में। इट हेल्प्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। आप देखते हैं पैरामीशियम होता है, उसमें क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिलिया कहते हैं। तो उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिलिया फॉर्मेशन में या फ्लैजिला के फॉर्मेशन में मदद करता है। और इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंस जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे जाता है, लेकिन यहाँ जरिए कि जाता है तो उसको एक्सचेंज करने में ये सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मदद करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेल एनिमल सेल है तो ठीक है, लेकिन अगर सेल प्लांट का हो तो उसमें एक एडिशनल लेयर पाया जाता है, वन एडिशनल लेयर फाउंड इन द प्लांट सेल। ये एडिशनल लेयर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ऐसा नहीं है तो होता है स्टूडेंट्स, और कभी कभी बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर जब सेल वाला है तो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। ऐसा नहीं है, प्लांट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एडिशनल वाल होता है जिसको कहते हैं सेल वाल। और ये जो सेल वाल होता है, जैसा आप जानते हैं, आपको बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, सेल वाल नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, कड़ा होता है, और आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है किसका? प्लांट सेल का। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, फंगल सेल का ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। और इसका खोज इसका जो डिस्कवरी हुआ था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही हुआ था। स्टूडेंट्स, सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जैसा कि हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक, उसी तरह प्लाज्मा में सेल वॉल का भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन लिविंग इन नेचर है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग इन नेचर था, नॉन लिविंग इन नेचर है, और इट इज़ मोर परमिएबल देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल है। कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल है, मतलब ज़्यादा चीज़ों को अंदर आने देता है, ठीक है। और इट इज़ मेड अप ऑफ ए सेलुलोज, और ये सेलुलोज का बना होता है। आप जानते हैं सेलुलोज क्या है स्टूडेंट्स? सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, बच्चे याद कर रहे रहते हैं सेलुलोज। कभी कभार ये होता है कि सेलुलोज ना दे के कार्बोहाइड्रेट दे देता है, तो आप जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट इज ए टाइप, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड, और उसके साथ कुछ दूसरा चीज़ भी होता है। तो ये सेल वॉल को हम 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और तीसरा होता है मिडिल लैमेला। स्टूडेंट, अब फंक्शन क्या है? जैसा कि आपको हमने बताया कि ये जो होता है
सेल को रिजिड बनाता है, सेल को कठोर बनाता है, जिसके कारण वो बाहर की तरफ एक्सपेंड नहीं करता है, उसका एक शेप प्रोवाइड कर देता है। तो इट मेक सेल रिजिड सो द सेल कैन नॉट एक्सपेंड प्रॉपरली, यानी जो प्रॉपर वे में होता है उसी वे में वो एक्सपेंड करता है। दूसरा क्या है, इट गिव स्ट्रेंथ, ये मजबूती प्रदान करता है और सेल को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज़ है कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जैसा आप जानते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, और मिनरल को भी सॉइल से ले जाता है, तो उसमें भी ये मदद करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में भी मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं वाटर और मिनरल को सॉइल से लेता है प्लांट। इट गिव्स शेप, साइज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसका पहला काम प्रोटेक्शन होगा, तो ये सेल को प्रोटेक्शन देता है, साथ में शेप और साइज भी देता है। और इट प्रिवेंट एक्सेस वाटर फ्रॉम द सेल, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल जो वाटर होता है उसको इवोपरेट करता है, प्लांट से जो इवोपरेट होता है एक्स्ट्रा वाटर, जिसको आप जानते हैं कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं, तो ये एक्सेस वाटर को निकलने से रोकता है। बहुत ज़्यादा पानी जब प्लांट सेल से निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल डेड हो सकता है ना स्टूडेंट्स, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा इवोपरेशन से बचाता है सेल को। देखिए एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लाज्मोलाइसिस किसको कहते हैं, जैसे आपने सुना कि जो वाटर होता है सेल से इवोपरेट होता है, तो स्टूडेंट्स जब प्लांट सेल से वाटर इवोपरेट होगा तो क्या होगा, सेल सिकुड़ेगा, ठीक है ना। तो व्हेन द लिविंग प्लांट से लूजेज वाटर, जब लिविंग प्लांट से वाटर को लूज करेगा, किस माध्यम से, थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस क्या है, वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी जब लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करेगा, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस को प्रोसेस से, तब वो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा वो सेल वाल से दूर हट जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे उसने देख लीजिए, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और ये प्लांट है, ये सेल है, ये सेल है, ये प्लांट के अंदर सेल है, बाहर सेल वाले। अब इससे ये देखिए सेल, अब इससे पानी वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो देखिएगा तो ये क्या होगा, ये सेल जो है सेल वाल से अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए इतना गैप बन गया, तो ये गैप हो जाता है, वाटर जो रिलीज हो जाता है, वाटर जो लूज हो जाता है ऑस्मोसिस के माध्यम से, तो सेल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। देखिए इसमें सेल इतना बड़ा था, ये इस केस में देखिए सेल बड़ा था, इस केस में देखिए सेल क्या हो गया, छोटा हो गया। तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, सेल वाल से दूर चला जाता है, नज़दीक, ऐसे दूर चला जाना मतलब कि सिकुड़ जाता है, सेल वाल के बीच में इतना गैप बन जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। स्टूडेंट्स अगला चीज़ जो है वो है साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने वहाँ क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। जैसे देख लीजिए, ये आपको सेल दिखाया गया है, ये देखिए सेल दिखाया गया है। तो सेल के आउटर जो कवरिंग है उसको आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद अगर ये मान लीजिए, देखिए आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ये देख लीजिए ये सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दोनों के बीच का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर है। किसके किसके बीच में, तो देख लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ तक डिस्कवरी की बात है, तो किसी एक व्यक्ति को इसके डिस्कवरी का श्रेय नहीं जाता है। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड इन 1835, 1835 में इसका डिस्कवरी हो गया था, लेकिन नो सिंगल साइंटिस्ट कैन बी क्रेडिटेड टू डिस्कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। किसी भी एक आदमी को नहीं गया, किसी भी एक साइंटिस्ट को नहीं गया इसका डिस्कवरी का श्रेय, क्योंकि लगातार बहुत दिन तक इस पर काम होता रहा है।
उसके बाद बहुत साइंटिस्ट लोग का उसमें योगदान था। उसके बाद ये डिस्कवरी हुआ साइटोप्लाज्म का। इसलिए हम कहेंगे कि किसी एक का श्रेय नहीं है, 1835 में इसका डिस्कवर हो चुका था। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर आपको बताया गया कि ये स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मिल का बना होता है, प्रोटीन रहता है और लिपिड रहता है। और ये जो होता है वो नेचर इसका होता है, वो लिविंग होता है। स्टूडेंट्स, ये लिविंग इन नेचर होता है, लिविंग इन। स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल आप समझ गए हैं, माता पिता के गुण उसके बच्चों में जाता है तो एक मटेरियल लेके उसको जाता है, उस मटेरियल को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है और सेलुलर ऑर्गेनिल्स जो होता है वो डैमेज होने से बचाता है। इसके रहने से सेलुलर ऑर्गेनिल्स में है, सेलुलर ऑर्गेनिल मतलब सेल के अंदर का ऑर्गेनिल्स जो होता है वो उसके मूवमेंट को वो कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, कोलूजन नहीं होता है। एक सेल दूसरे सेल के स्ट्रक्चर जो होता है, सेल ऑर्गेनिल्स होता है, सेल के अंदर एक दूसरे से वो टकराता नहीं है, टकराने से बचाता है क्योंकि वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। और एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, फूड लेते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होता है। इसी चीज़ को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी साइटोप्लाज्म साइट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको 10 क्लास में पढ़ना है, जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन।